पंजाब टुडे देख रहे दर्शकों का स्वागत है हमारे एक्सक्लूसिव प्रोग्राम सेहत टुडे में। हमारे आज के स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर कृति आनंद, एमडी साइकेट्री। हेलो मैम। हेलो, वेलकम। थैंक यू। मेंटल हेल्थ के असल मायने क्या है आपके लिए? इज इट जस्ट अबाउट हैप्पीनेस? No, mental health encompasses a lot many things. हमें आम लोगों को आजकल नहीं पता what mental health actually means. So it's a very nice question. Mental health basically हमारे day to day life में हमारे feelings, हमारे thoughts, हमारे behavior, ये सारी चीज़ का एक गेट टुगेदर काइंड ऑफ अ थिंग है. सो मेंटल हेल्थ ऑब्वियसली उसमें पॉजिटिव मेंटल हेल्थ जैसे हम बोलते हैं कि कैसे हमें अपने डे टू डे लाइफ स्ट्रेसेस को हैंडल करना आना चाहिए, मैनेज करना आना चाहिए. सो मेंटल हेल्थ इज़ अ ब्रॉड टर्म. सो इट has a lot many things: positive mental health disorders, personality disorders, etc. फ़र्क क्या है मेंटल इलनेस और मेंटल डिसऑर्डर्स में? It's mostly the same. Illnesses and disorders are basically a same thing. हम illness या disorder हम तब बोलते हैं पेशेंट को. सी फॉर एग्जांपल एंजाइटी नॉर्मल भी हमारे लाइफ्स में होती हैं. सो दैट इज़ नॉट अ डिसऑर्डर पर से. इफ़ वी से कि नॉर्मल एंजाइटी, एग्ज़ाम से पहले की एंजाइटी या इंटरव्यू से पहले की एंजाइटी, ये नॉर्मली भी इंसान में होती है हमारी थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए. बट अगर वो एंजाइटी या कोई भी प्रॉब्लम अगर हद से ज़्यादा हो जाती है कि प्रॉब्लम्स आने लग गए हैं पर्सनल लाइफ में या ऑक्यूपेशनल लाइफ में या पढ़ाई में दिक्कतें आने लग गई हैं या बाकी आपके जो क्षेत्र हैं उसमें मुश्किलें आने लग गई हैं, देन वी कॉल इट एज अ डिसऑर्डर और इलनेस. मेंटल हेल्थ डिस्पैरिटीज़ की अगर बात करें डाइवर्स पॉपुलेशन में, तो कौन से एज ग्रुप में कौन से इश्यूज़ हैं जो ज़्यादा कॉमन हैं? बच्चों में हमने बहुत बिहेवियरल इश्यूज देखे हैं. फॉर एग्जांपल टेम्पर टैंट्रम्स हो गए, वो यंगर एज ग्रुप में हम देखते हैं टेम्पर टैंट्रम्स. एंड अदर इलनेसेस बच्चों में जैसे ADHD बहुत कॉमन है, जिसको हम अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं. मेंटल रिटार्डेशन एंड ऑटिज़म भी इसके अंदर आता है. काफ़ी कुछ बच्चों में ये सब कॉमन है. जहाँ अगर हम अडल्टहुड की बात करते हैं तो मूड डिसऑर्डर्स, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, ये बहुत कॉमन है इन 20s एंड 30s, इन अर्ली 20s एंड 30s. मूड डिसऑर्डर्स में डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर एंड अदर मेंटल डिसऑर्डर्स में सिजोफ्रेनिया, OCD, ये सारे बहुत कॉमन है. लेटर एज ग्रुप में डिमेंशिया, जिसको हम कहते हैं याददाश्त की प्रॉब्लम होना या उसकी वजह से बिहेवियरल चेंजेस आ जाने या ऑर्गेनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, वो सारा कुछ इन अ ओल्डर पॉपुलेशन में आ जाता है. कॉजेज़ की अगर हम बात करें तो कॉजेज़ क्लियर हैं या रैंडम हैं? क्लियर है, काफ़ी रिसर्च हुई है इस चीज़ पे. हाँ, बहुत लोगों को ये नहीं पता. देयर इज स्टिल स्टिग्मा. वी हैव ट्राइड गोइंग टू many places, telling people to open up about mental disorders, but still stigma persists. हाँ, रिसर्च काफ़ी हुआ है. कॉजेज़ बहुत कॉमन है. मेजर कॉज व्हाट इज़ बेसिकली जेनेटिक, जिसको हम बायोलॉजिकल कॉजेज़ भी कहते हैं. बायोलॉजिकल कॉजेज़ में जेनेटिक कॉजेज़ जो होते हैं वो बहुत ही फ्रीक्वेंट है. फॉर एग्जांपल, अगर कोई माता या पिता में से या दोनों में से किसी को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर है, तो उनके बच्चों में होने की टेंडेंसी थोड़ी ज़्यादा होती है. सो ये रिसर्च्ड है. इट इज़ वेल प्रूवन फैक्ट. हमारे अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जिसकी ऑल्ट्रेशन हो जाती है, उसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स आने लग जाते हैं. जैसे आपने बताया कि एंजाइटी बहुत ही आम बात है नॉर्मल लाइफ में, किसी भी काम करने से पहले या काम करने के बाद. कौन से ऐसे वार्निंग साइंस हैं जो हमें पता लगता है कि एंजाइटी डिप्रेशन में टर्न हो रही है? एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे दो अलग कंपोनेंट्स होते हैं. एंजाइटी, नॉर्मल एंजाइटी, जैसे आई टोल्ड कि डे टू डे लाइफ में अ लिटिल बिट ऑफ एंजाइटी इज़ रिक्वायर्ड आपके परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए. बट हम तभी उसको डिसऑर्डर बोलते हैं जब वो हद से ज़्यादा होने लग जाती है. फॉर एग्जांपल, हर छोटी बात की चिंता होने लग जाना कि कल अगर कार सर्विसिंग में देनी है तो उसकी चिंता हो जाना, या अगर किसी का भी सुन लिया है कि उसको कैंसर की प्रॉब्लम है या हार्ट की दिक्कत है तो वो चिंता होने लग जाना कि मुझे या मेरे परिवार वालों को तो नहीं हो जाएगा. डर लगने लग जाना कि अगर अब बाहर जाएंगे तो एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, हमारे परिवार वाले सेफ़ हैं कि नहीं है. अचानक से जब फ़ोन आना तो अचानक से धड़कन बढ़ जाना. तो एंजाइटी हम तब बोलते हैं जब
काफ़ी ज़्यादा सिम्टम्स बढ़ जाते हैं और उसकी वजह से डे टू डे लाइफ में दिक्कतें आने लग जाती है। फटीग जैसी फीलिंग, मतलब थकान महसूस होने लग जाना, या एक्सेसिवली वरी करने लग जाना, या दिल की धड़कन बढ़ जाना, या टाइटनेस ऑफ चेस्ट फील होने लग जाना, या पेट में अजीब सी सेंसेशन होने लग जाना, ये सारे एंजाइटी के साथ साथ के ही सिम्टम्स हैं। अगर हम एसोसिएटिव या डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स की बात करें, ऐसा भी कुछ है साइकेट्री? हाँ जी, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स इज़ अ वेरी लेस टॉक्ड अबाउट टॉपिक। इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट मतलब पता है ये डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स बेसिकली हम बहुत आम भाषा में अगर आप बोलते हैं कि माता आ गई है एंड किसी के अंदर एंड कोई अजीब सी हरकतें करने लग गया है कि उसके अंदर कोई आ गई है, बेसिकली दैट इज़ डिसोसिएटिव ट्रांस डिसऑर्डर। तो इसमें क्या होता है कि अनकॉन्शियस लेवल में, सबकॉन्शियस लेवल में कोई स्ट्रेस होने की वजह से हमारे अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स इम्बैलेंस होते हैं, जिसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स होने लग जाते हैं। बहुत बार पेशेंट्स जो हैं वो बेहोश होने लग जाते हैं। बहुत लोगों को स्ट्रेस मतलब जैसे दौरे के जैसे सिम्टम्स आने लग जाते हैं, वो बेसिकली एक्चुअल सीजर्स नहीं होते, वो डिसोसिएटिव सीजर्स होते हैं। तो डिसोसिएशन, एमनीजिया बहुत लोग को होने लग जाता है, याददाश्त थोड़ी देर के लिए गायब हो जाना, या पता नहीं चलना कि हम उस टाइम पे कहाँ पे थे या क्यों थे। सो वो कभी कभार सारे टेस्ट करने के बावजूद, जब सारे टेस्ट वगैरह सारा कुछ ठीक आता है, जब हम ऑर्गेनिसिटी को रूल आउट कर लेते हैं, तब पता चलता है कि वो बेसिकली स्ट्रेस रिलेटेड था। सो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स के अंदर भी काफ़ी चीज़ें आती हैं। फॉर एग्जांपल डिसोसिएटिव सीजर्स, डिसोसिएटिव एमनीजिया, डिसोसिएटिव ट्रांस एंड पोजेशन एंड लॉट मेनी थिंग्स। नींद ना आना बहुत कॉमन इशू है कि सुबह काम करते हुए नींद आती है और जब टाइम होता है रात को सोने का तो नींद नहीं आती है। सो आई गेस इंसोम्निया इज ऑल्सो रिलेटेड टू इट। सो उसकी क्या वजह है? बेसिकली वही टर्म है कि रात को नींद नहीं आना। हमेशा हमें इंसोम्निया को हमेशा हमें पता करना चाहिए कि क्यों हो रहा है। सी व्हाट हैपेंस इज, नॉर्मल पब्लिक क्या करती है कि इंसोम्निया या नींद नहीं आ रही, दे गो टू अ मेडिकल शॉप एंड दे जस्ट बाय अ स्लीपिंग पिल एंड दे स्टार्ट टेकिंग इट एंड इवेंचुअली दे स्टार्ट getting addicted to it. Basically insomnia is a symptom. We need to understand that why it is happening. क्यों हो रहा है ये? अगर नींद आपको नहीं आ रही है, उस टाइम पे आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, या उस टाइम पे इतने ज़्यादा थॉट्स हैं, या आपकी शेड्यूल प्रॉपर नहीं है, तो उसको इवैल्यूएट करना चाहिए कि ऐसा हो क्यों रहा है। कभी कभार ये डिप्रेशन का एक सिम्टम होता है, एंजाइटी का सिम्टम होता है, ओसीडी का सिम्टम होता है कि थॉट्स इतने आने लग जाना है। या बहुत बार इंसोम्निया सब्सटेंस के विड्रॉल की वजह से भी होता है। जैसे किसी को अगर अल्कोहल लेने की आदत है, तो अचानक से जब अल्कोहल बंद हो जाती है या छोड़ना पड़ता है, तब उनको इंसोम्निया की दिक्कत आने लग जाती है। तो इंसोम्निया इज़ अ सिम्टम, शुड ऑलवेज गेट इट डायग्नोज्ड। या हमेशा हमें उसके, जैसे फीवर है, फीवर बहुत कारणों की वजह से हो सकता है। फीवर मलेरिया की वजह से हो सकता है, टाइफाइड की वजह से हो सकता है, एनीथिंग। सेम गोज विद इंसोम्निया ऑल्सो। सो इट कैन बी एन अर्ली प्रिडिक्टर टू अ लॉट मैनी डिजीजेस। सबसे पहले इंसोम्निया जैसे सिम्टम्स डिप्रेशन में, बाइपोलर डिसऑर्डर्स में, ओसीडी में, एंजाइटी में, दैट इज़ द फर्स्ट सिम्टम पेशेंट प्रेजेंट्स विद इंसोम्निया। यस। ओसीडी की आपने बात करी, कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये क्या है आम भाषा में? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बेसिकली अभी एंजाइटी डिसऑर्डर के अंडर ही आने लग गया है। वो होता है कि ऑब्सेशंस और कंपल्शंस दो चीज़ें होती हैं। ऑब्सेशंस फॉर एग्जांपल कोई भी मेंटल इमेज हो गई, या कोई भी हमारे दिमाग में थॉट हो गई जो बार बार प्रकट हो रही है। हमें पता है कि वो नाजायज़ है या कोई मतलब नहीं है उस थॉट का, बट वो बार बार आ रही है। फॉर एग्जांपल अगर आप बैठे हुए हो तो अचानक से कोई ऐसी थॉट आ जाना कि मैंने अपनी गाड़ी की चाबी, मतलब गाड़ी के मैंने लॉक की है कि नहीं की है, या मैं अपने घर का ताला लगा के आई हूँ या नहीं आई हूँ, या ऐसे थॉट आने लग जाना कि मेरे हाथ गंदे हैं। तो हमें पता है कि हाँ अभी हम हाथ धो के आए हैं, या हमें याद है अच्छे से कि हमने ताला लगा के आए हैं, बट स्टिल वी आर इन डाउट। वी नो दैट डाउट इज रॉन्ग, दैट डाउट इज विदाउट एनी बेसिस, बट दैट सेम थिंग रिपीटेडली गोज इन आवर माइंड। सो जब वो रिपीटेडली होने लग जाता है, तो बहुत बार क्या होता है, वो कंपल्शन में हम उसको चेंज कर देते हैं, जस्ट बिकॉज उस एंजाइटी को हमें कम करना। कंपल्शन कैसी हो गई, अगर बार बार मेरे दिमाग में डाउट हो रहा है कि मुझे चेक करना है या ताला खुला तो नहीं रह गया, मैं बार बार जाके चेक करूँगी। मैनी पेशेंट्स ऑफिस पहुँच के उनको डाउट होता है एंड दे गो बैक होम अगेन जस्ट टू चेक द लॉक।
बार बार रात को दरवाजे देखना, सारी कुंडियाँ चेक करनी, उनको अच्छे से पता है कि वो कुंडी लगा के आए हैं बट स्टिल गैस बंद कर दिया है कि नहीं, 2 बार जाके चेक करना. सो दैट इज़ कंपल्शन. सो कंपल्शन कैन बी एक्ट भी हो सकती है, हमारे मेंटल कंपल्शंस भी हो सकते हैं. तो बहुत तरीके, जब बार बार हाथ धोना विच इज़ वेरी कॉमन, एंड कोविड की वजह से OCD और भी इंक्रीज हो गया है. So OCD is basically obsessions and compulsions both together. So it's a very common disorder. It's treatable also. बट हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं कि हमें OCD है. आई कैन रिलेट, आपने जो जो बातें करी हैं यार. See, थोड़ी बहुत डाउट होना नॉर्मल है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, वी डू नॉट, ऐसा नहीं है कि किसी को भी अगर ये दिक्कत आ रही है या 2 बार कोई भी ताला चेक कर रहा है तो हम उसको OCD लेबल कर देंगे, नॉट लाइक दैट. बट अगर आपको लग रहा है कि आप दिन में मैक्सिमम टाइम अपना आप इस सब चीज़ों में ही व्यस्त कर रहे हो, कंपल्शन करने में व्यस्त कर रहे हो, और आपको बहुत एंजाइटी हो रही है, देन वी डायग्नोस इट एज OCD. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 घंटे से ज़्यादा वॉशरूम में हो और नहाए जा रहे हो, या बार बार अपने हाथ धोए जा रहे हो, या साबुन ख़त्म हो रहा है, उसकी वजह से आपके हाथ में प्रॉब्लम्स आने लग गई हैं, यू आर गेटिंग स्किन डिसऑर्डर्स बिकॉज ऑफ रिपीटेड यूज़, या आपको काम में दिक्कत आने लग गई है एंजाइटी के वजह से, या आपकी पर्सनल लाइफ ख़राब हो रही है उसकी वजह से, देन ओनली वी लेबल इट एज अ डिसऑर्डर. यंगस्टर में इश्यूज़ की बात करें, अगर हम डिप्रेशन की वजह या ट्रिगर पॉइंट की बात करें, तो रिलेशनशिप, बिलोंगिंग्स, पीयर प्रेशर, इनका क्या रोल है? काफ़ी रोल है यंगस्टर्स में स्पेशली. सी, इंडिया इज़ अ ग्रोइंग कंट्री, सो द कॉम्पिटिशन इज़ टू मच. ओके, एवरीवन इज़ रनिंग, सब भाग रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं हम दूसरों को देख के भाग रहे हैं. सो दैट थिंग ऑब्वियसली प्लेज अ बिग रोल. पीयर प्रेशर, आप देख रहे हो कि सामने वाला कितना एक्सेल कर रहा है अपने काम में, अच्छा संडेज़ को भी काम कर रहा है, अच्छा ओवर टाइम भी कर रहा है, सो यू ट्राई टू कॉपी देम. कहीं ना कहीं उसकी वजह से वर्क लाइफ बैलेंस बिकम ज़ीरो. सो दैट पीयर प्रेशर हो गए, रिलेशनशिप इश्यूज़ हो गए, दीज आर मेजर रिस्क फैक्टर्स जो डिसऑर्डर की तरफ हमें पुश करता है. अगर हम अपना वर्क लाइफ बैलेंस रखें, सबकी लाइफ अलग है, यू कैन नॉट कंपेयर विद अदर्स, या आप हमेशा भागते नहीं रह सकते, यू नीड टू रेस्ट फॉर अ वाइल. हमारे दिमाग को भी थोड़ी शांति की ज़रूरत होती है. अगर हम सिर्फ भागते रहेंगे, हम कुछ ओवर अचीव करने की कोशिश करेंगे, सो मन थक जाएगा, हम फटीग हो जाएंगे, उसकी वजह से स्ट्रेसर्स बढ़ जाएंगे, उसकी वजह से एंजाइटी बढ़ जाएगी, एंड विल बी going more towards anxiety and depression and other mood disorders as well. So relationship हो गया या peer pressure हो गया, we should not take too much to heart. थोड़ा हमें संभलना चाहिए, हमें समझ आना चाहिए where to draw a line. हमें पता होना चाहिए कि हाँ, बस 7 बजे तक मैंने काम करना है, या 8 o'clock तक maximum I have to work, then I have to dedicate my time to my family, एंड अपने 1 घंटे का मी टाइम होना भी बहुत ज़रूरी है, वे यू कैन रिलैक्स एंड गेट बैक टू योर सेल्फ. सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ विच वी यूजुअली फॉरगेट इन दैट रनिंग प्रोसेस. जी, रैट रेस में भूल जाते हैं. रैट रेस में भूल जाते हैं. सो दैट थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी शुड टेक केयर ऑफ दैट. अगर हमें प्रोलॉन्ग करना है अपने फिज़िकल हेल्थ को, तो हमें याद रखते हैं कि ठीक है, हमें 1 घंटे का एक्सरसाइज करना है, हमें डाइट अच्छी रखनी है, हमें सारा कुछ करना है, बट वी फॉरगेट कि ये भी इम्पॉर्टेंट है, अपने स्ट्रेस को मैनेज करना, उसको हैंडल करना, उसको डिक्रीज़ करना, वेयर टू ड्रॉ अ लाइन कि बस अब काम यहाँ तक है, इसके बाद आई हैव टू रिलैक्स माई सेल्फ. वो हम वी फॉरगेट समवेयर. सो वो याद रखना बहुत ज़रूरी है. बच्चों में बिहेवियरल इश्यूज़ की अगर हम बात करें, तो उसकी क्या क्या इश्यूज़ हैं और क्या क्या वजह हो सकती है उनकी? बच्चों में बिहेवियरल इश्यूज़, जैसे पहले मैंने कहा, genetic, which is very very important. Behavioral issues obviously पेरेंटल डिस्कॉर्ड की वजह से हम बहुत कॉमनली देखते हैं. अगर पेरेंट्स में झगड़ा चल रहा है या पेरेंटल घर में कोई इश्यूज़ चल रहे हैं, तो उसकी वजह से बिहेवियरल डिसऑर्डर्स बहुत कॉमनली बच्चों में आने लग जाते हैं. एंगर आउटबर्स्ट होना या अचानक से अग्रेसिव बिहेवियर होना. कहीं ना कहीं आजकल बिकॉज ऑफ कोविड ऑल्सो ऑनलाइन क्लासेस की वजह से बच्चों को फ़ोन मिल गए हैं,
जिसकी वजह से भी बिहेवियरल चेंजेस काफ़ी बढ़ रहे हैं. दे आर मोर एडिक्टेड टू फ़ोन्स एंड लैपटॉप्स एंड एवरीथिंग. स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है बच्चों का. बहुत फ्रीक्वेंटली पेरेंट्स आके बोलने लग गए हैं कि दे आर नॉट. पहले तो चलो कोविड की वजह से उनको घर में बिठा के रखना पड़ता था, बट नाउ इवन इफ़ दे पुश कि बाहर आप जाओ, गेम्स खेलो या आप कुछ करो, they are not interested. They are just on Instagram, Facebook, Snapchat. There are so many apps nowadays that they have downloaded, and they are just busy in that. So these are the major reasons. मिथ्स की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा मिथ जैसे हमने सुना था वैसे ही आपको बताना चाहूँगी कि डिप्रेशन अमीरों की बीमारी है. Not like that. We see in every मतलब हम सारे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में देखते हैं. आप जबकि what I have seen is अमीर या हायर सोशियो इकोनॉमिक वाले इसको छुपाने की ज़्यादा कोशिश करते हैं. ठीक है, दे ट्राई टू हाइड इट. वो छुप छुप के साइकेट्रिस्ट के पास आएंगे. साइकेट्रिस्ट के पास आना आजकल तो तभी भी चलो बहुत लोग आने लग गए हैं. पहले मतलब टैबू माना जाता है कि हम छुप छुप के जाते हैं, जबकि लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस दे अंडरस्टैंड द इलनेस मोर. what I feel and what I have seen in my career, and they're more open about it. कि हाँ जी दिक्कत है, हम उसका इलाज करवा रहे हैं. People are more aware. Yes, people are more aware. बहुत सारे गाँव के आसपास गाँव के लोग आते हैं, and once they get treated, they actually दे ऑलमोस्ट पूरे गांव को ही ले आते हैं वो, मतलब कि इनको भी दिक्कत है, इनका भी इलाज कर दो आप, इनको भी दिक्कत है, इसका भी इलाज कर दो. सो दे आर ऐसा नहीं है कि अमीरों की दिक्कत है. इट्स ऑलमोस्ट द सेम. सो इट्स अ मिथ. यस, टोटली. एक है कि साइकेट्रिस्ट सिर्फ बात करते हैं. So how come this is a treatment? No, not like that. So see, psychiatrists and psychologists, ठीक है, दो टाइप होते हैं. जो साइकेट्रिस्ट जो होते हैं वो डॉक्टर्स होते हैं बेसिकली. वी आर अलाउड टू प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस एज वेल. एंड साइकोलॉजिस्ट जहाँ तक है, दे हैव डन PhD एंड दे हैव डन अ साइकोलॉजी कोर्स, एंड उसके बाद थेरेपी सेशंस देना वो भी. सो वी कैन गिव थेरेपी सेशंस एज वेल एज वी कैन गिव मेडिकेशंस. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ. एंड मेडिकेशंस बहुत एक्ट करती हैं. सो दिस इज़ अनदर मिथ कि लोग बोलते हैं कि साइकेट्री की दवाइयाँ अगर चालू होंगी तो आदत पड़ जाएंगी, ख़त्म नहीं होंगी. नो, दैट इज़ नॉट एन इशू. ख़त्म भी हो जाती हैं बहुत लोग के, बट येस वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये क्रॉनिक इलनेस है. जैसे हाइपरटेंशन क्रॉनिक इलनेस है, हाइपोथायरॉयडिज्म क्रॉनिक इलनेस है, डायबिटीज़ क्रॉनिक इलनेस है, वैसे ये भी क्रॉनिक इलनेस है. हाँ, कभी ना कभी ज़िंदगी में आपको दोबारा कभी स्ट्रेस आए तो ये रिलैप्स कर सकता है. सो दवाइयाँ जो है वो एक कोर्स के लिए होती हैं, उसको हम कम भी कर देते हैं, एंड दवाइयों का बहुत अच्छा इफ़ेक्ट भी आता है विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स. सो ऐसा नहीं है कि दवाइयों की आदत पड़ जाती है या दिन भर पेशेंट सोने लग जाएगा, वो काम करने के लायक नहीं रहेगा. नथिंग लाइक दैट. सो दैट इज़ अनदर मिथ व्हाट पीपल थिंक कि हम सिर्फ बात करते हैं. एंड कहीं ना कहीं सुनने वाला भी कोई चाहिए. जी, ठीक है, बात जो आजकल नहीं है. See that's nowhere. ठीक है, मतलब बट ये है कि sometimes people just want to be heard. So there therapy comes as a role. So we have seen कि सिर्फ थेरेपी से ही पेशेंट काफ़ी इम्प्रूव कर जाते हैं, काफ़ी हील कर जाते हैं. सेक्सुअल इश्यूज़ की बात करें या इम्पोटेंसी या इनफर्टिलिटी, सो स्ट्रेस से रिलेटेड है ये सब चीज़ें? काफ़ी रिलेशन है. वी सी वेरी फ्रीक्वेंटली हम सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी देखते हैं, सच एज इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया, या प्रीमेच्योर एजैकुलेशन हो गया, या फीमेल्स में वजाइनिस्मस की दिक्कत होने लग जानी. ये स्ट्रेस रिलेटेड भी है, मेजरली रिलेशनशिप रिलेटेड है. एंड मेजॉरिटी एज सेक्स को टैबू माना जाता है इन इंडिया. पीपल आर नॉट दैट ओपन अबाउट इट. बच्चों को सेक्स एजुकेशन नहीं मिलती अपने क्लासेस में, या आजकल कंपलसरी भी कर दिया है, बट स्टिल इट्स अंडर, मतलब काफ़ी कम है. तो इसको हमें ओपनली इसके बारे में बात करना चाहिए. अबाउट सेक्शुअल डिसऑर्डर्स ऑल्सो वी नीड टू बी ओपन अबाउट इट. एंड अगर हम चाहते हैं कि लेटर ऑन ये सारे इश्यूज़ कम हो तो. एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, आई एम नॉट श्योर वेदर इट्स रिलेटेड और नॉट, बट आई वुड रियली लाइक टू आस्क. ये बाइसेक्सुअल होना या डेमीसेक्सुअल होना, मतलब आई एम सेइंग आई एम नॉट श्योर वेदर इट इज़ रिलेटेड टू योर फील्ड और नॉट. ये डिसऑर्डर्स हैं साइकेट्रिक, या हार्मोनल इम्बैलेंस है,
क्या चीज़ है? सी दिस नॉट डिसऑर्डर, ठीक है, बाइसेक्सुअल होना या और इज इट जस्ट अ चॉइस? इट्स जस्ट अ चॉइस, दिस इज़ हाउ यू आर बॉर्न विद, ठीक है। सो LGBTQ बहुत अभी प्रेवलेंट हुआ था पिछले टाइम में, एंड अब बहुत सारे साइकेट्रिस्ट आगे बढ़े लोगों को समझाने में कि दिस इज़ नॉर्मल, बीइंग होमोसेक्सुअल इज़ नॉर्मल, बीइंग बाइसेक्सुअल इज़ नॉर्मल। सो ये हमारे नॉर्मल चॉइसेस हैं, ये कोई इलनेस नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब पता चलता है फैमिली मेम्बर्स को, तो दे टेक इट एज अ शॉक एंड दे कम टू द साइकेट्रिस्ट एंड टेल कि ठीक करो हमारे बच्चे को। ऐसा तो नहीं है कि इवेंचुअली इसका बिल्डअप होता है, यू आर जस्ट बॉर्न विद इट? नो, यू जस्ट बॉर्न विद इट। कहीं ना कहीं गर्ल्स एंड मेल्स में जब एडोलेसेंट एज ग्रुप होती है, देन दे स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट देयर चॉइसेस आर। मेल्स को थोड़ा जल्दी समझ आ जाता है, फीमेल्स को थोड़ा सा लेट समझ आता है, बट अराउंड एट द एज ऑफ 14 to 18 और 19 to 20 ईयर्स पता चल जाता है कि आपकी सेक्सुअलिटी क्या है, आप किसकी तरफ ज़्यादा ओरिएंटेड हो। सो दैट्स क्वाइट नॉर्मल। सो आजकल काफ़ी प्रमोशंस वगैरह, काफ़ी मूवीज़ ने भी काफ़ी समझाने की कोशिश की है। सो बट स्टिल पीपल विल टेक टाइम टू डाइजेस्ट, people will take time to digest, but eventually they will. I've seen that people are actually changing towards mental health, towards all these things. लोग समझ रहे हैं, बदलाव आ रहा है. It will take time. आपके एक्सपीरियंस में मैम ऐसा हुआ है कि बिहेवियरल चेंजेस की बात करी हमने बच्चों में, चाइल्ड अब्यूज़ कहीं ना कहीं हिडन रीज़न रहा हो? बहुत मेजरली चाइल्ड अब्यूज़ इज़ अ रीज़न फॉर डिप्रेशन or for anxiety in later on in their life. Do they really speak out? Yes, they do. Not on the first visit obviously, बहुत कम लोग first visit में इतना open up हो पाते हैं, but when we take a detailed history या जब हमारी rapport बन जाती है patients के साथ, so very frequently they talk about child abuse, which is unfortunately a very very major cause, especially in females. कहीं ना कहीं बाद में they start remembering बचपन में जो हुआ, and बहुत incidents, and that कहीं ना कहीं उसको repress कर दिया गया उस टाइम पे, and बाद में उनको ख़राब लगना कि why did that happen to them only, and how it changed their life. तो बहुत frequently we see child abuse, and unfortunate, it's a very unfortunate thing to hear. पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहता है इस चीज़ पे? Child abuse में usually see many a times what happens is like I told, in India what happens is they try to suppress things. And they don't accept it. They do not accept it, they try to suppress things. बहुत बार parents usually the child abuser is a part of family, ज़्यादातर मामा चाचा, someone related. So what happens sometimes is that they do not want it to be in the open. वो उनको लगता है कि बच्चे की बदनामी होगी, later on उनकी शादी में दिक्कत आएगी, and you know, how will they confront that person who's basically abusing. तो parents try to suppress this thing. Same thing goes with rape also. सो बाद में भी जब एल्डरली में भी उसमें भी सप्रेस करने की कोशिश करते हैं. दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग टू गो अबाउट. शुड बी मोर ओपन अबाउट इट. अगर बच्चा आपको वार्निंग साइंस दे रहा है, आपको समझना चाहिए, उसको बच्चे से पूछना चाहिए, एंड अगर कहीं पे भी डाउट हो रहा है, यू शुड कन्फ्रंट दैट पर्सन, एंड इट शुड स्टॉप, बिकॉज लेटर ऑन दैट कैन परमानेंट प्रॉब्लम्स आ जाती हैं बच्चे में इस वजह से. तो पेरेंट्स शुड जस्ट गिव इट अ स्टॉप एंड टेक थिंग्स सीरियसली. अगर खुद नहीं काउंसल कर पा रहे हैं तो दे शुड टेक टू अ साइकेट्रिस्ट और अ साइकोलॉजिस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. आखिरी सवाल मैम, रोल ऑफ सोसाइटी या रोल ऑफ पेरेंट्स या फ्रेंड्स की बात करें तो ये कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं? काफ़ी बड़ा. लाइक आई टोल्ड दैट पीपल डू नॉट want to be people nowadays want to be heard basically. So बहुत ऐसा होता है कि ज़्यादातर क्या होता है कि जब भी पेरेंट्स, मैक्सिमम टाइम्स what happens is we get patients जिनके पेरेंट्स मानने के लिए तैयार नहीं कि जी नहीं, हमने तो बच्चे को सब कुछ दिया है, बच्चे को किस बात का डिप्रेशन है. So like people do not understand कि क्यों डिप्रेशन हो रहा है. तुम बाहर जाओ, तुम मूवी देखो, तुम फ्रेंड्स के साथ बाहर जाओ, तुम खुश रहोगे, यू हैव एवरीथिंग. सो मैनी टाइम्स हस्बैंड्स कम टू अस एंड वाइफ को बोलते हैं कि सब कुछ तो है जी इसके पास, हमने पैसे की कमी नहीं रखी, ड्राइवर है जी, कपड़े हैं, ज्वेलरी है, सब कुछ है, डिप्रेशन में क्यों है पता नहीं.
वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि डिप्रेशन इज़ अ डिसऑर्डर. मतलब ये वही है जैसे किसी को फ्रैक्चर भी हो सकता है, चाहे वो जितना भी है. वी कैन नॉट हेल्प इट. दैट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. जैसे हमारे अंदर के न्यूरोट्रांसमीटर्स अगर इम्बैलेंस हो रहे हैं इन स्पाइट ऑफ हैविंग एवरीथिंग इन लाइफ, दैट कैन हैपन टू एनीवन. वी नीड टू अंडरस्टैंड. फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स आर द फर्स्ट पीपल टू अंडरस्टैंड. अगर कहीं ना कहीं हम समझ रहे हैं या कोई वार्निंग साइन आपके फ्रेंड में से या फैमिली मेम्बर में से दे रहा है कि उनको आजकल अच्छा नहीं लग रहा या जीने का मन नहीं कर रहा, तो वो सबसे पहले दे रीच आउट टू देयर क्लोज्ड वंस ओनली. एंड अगर वहाँ पे एक्शन, अगर आप वहाँ पे समझ पा रहे हो और वहाँ पे आप एक्शन ले रहे हो, तो दैट कैन बी ट्रीटेड. सो सुसाइड बीइंग द मोस्ट प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ डेथ इन यंग पॉपुलेशन, 15 to 29 में ये देखा गया है कि सबसे कॉमन कॉज जो है वो सुसाइड है. एंड इट्स प्रिवेंटेबल. आप इलाज कर सकते हैं, आप उस पेशेंट को डिप्रेशन से निकाल सकते हैं और वापस उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर योर व्यूज़ मैम. श्योरली, थैंक यू. सो अगली बार फिर हाजिर होंगे, डिस्कस करेंगे नए हेल्थ हैजेट को. तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डाउनलोड आवर ऐप. थैंक यू.